आज का जो हमारा विषय है वो है स्पेसिफिक कैटालाइटिक ग्रुप क्या होता है। क्योंकि जब हम कैटालाइसिस पढ़ते हैं, कहते हैं एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला प्रश्न आता है, ये कैटालाइसिस को कैसे करता है क्या इसके कैटालिसिस करने के तरीके हैं। तो मैंने पहले ही बता रखा आप लोग को कि जो एंजाइम्स हैं इनका एक बड़ा यूनिक प्रॉपर्टी क्या होता है, ये जो है वो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि ये कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस इस तरह स्ट्रेट में कि वहां पर कुछ ऐसी बात हो जाए। नहीं, मैंने कहा जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए, तो उसी तरह का कुछ होता क्या है कि जो केमिकल बॉन्ड है, ठीक है, इसी का फीचर है जिसको कि एंजाइम को देखना होता है कि वो कैसे इसको कुछ बदल सकता है, क्या परिवर्तन। इसमें मैंने 2 पॉइंट बताया था, एक बॉन्ड लेंथ और एक था बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल। ये दोनों जो है यह बॉन्ड एनर्जी को तय करता है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है कि हम कुछ इस तरह से एंजाइम की मदद से बदलाव करें कि कम एनर्जी में कम एक्टिवेशन एनर्जी हमारा हो जाए। यही फंडा था हमारा। तो हम क्या करते हैं कि बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल में चेंज करते हैं। एंजाइम जो है वह इन दोनों चीजों पर काम करता है, वो इस तरह से बदलाव लाता है कि बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, इन सब में बदलाव हो, जिससे क्या हो, एक्टिवेशन एनर्जी घटे और काम हो। तो एंजाइम्स और सबस्ट्रेट का जब फीचर देखते हैं, जो भी एंजाइम है वो सारे प्रोटीन्स हैं, चूंकि प्रोटीन ही है वो, और ये बने हुए हैं अमाइनो एसिड्स। करेक्ट। और अमाइनो एसिड्स का जो साइड चेन होता है, साइड चेन जिसे हम लोग आर ग्रुप कहते हैं, वह इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही इस काम को करता है। जो आर ग्रुप है दैट इज इंपॉर्टेंट। वो एंजाइम है, उसमें अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो ये सभी कुछ इस क्रम में जुड़े रहते हैं और हम इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। और यहां जो है आर ग्रुप, ये आर ग्रुप एक्चुअली जलवा अफरोज है, मतलब यही मैंने इसमें दिखा दिया, यही है जो कि ये सारा काम करता है। एक तो ये हिस्सा हो गया। दूसरा क्या है, जो सबस्ट्रेट है, वो सबस्ट्रेट का नेचर क्या है, या तो वो प्रोटीन है या फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, या फिर वो लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, ओके, एक्सेट्रा। यही सभी चीजें हैं, इन्हीं में बदलाव लाना होता है। तो इस मैकेनिज्म को समझने के लिए साइंटिस्ट ने देखा कि 3 स्पेसिफिक कैटालिटिक ग्रुप्स होते हैं। यही हमारा टॉपिक आज हेडिंग भी है, स्पेसिफिक कैटालाइटिक ग्रुप्स। ये जो स्पेसिफिक कैटालाइटिक ग्रुप्स होते हैं, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला, जनरल एसिड बेस कैटालाइसिस, ठीक है। दूसरा, कोवैलेंट कैटालाइसिस, और जो तीसरा है, थर्ड वन इज मेटल आयन कैटालिसिस। मेटल आयन कैटालिसिस, यह 3 कैटेगरी में बांटा गया स्पेसिफिक कैटालिटिक ग्रुप्स को।
अब इन तीनों को हमें समझने की जरूरत है। तो जो सबसे पहला ग्रुप इसमें आता है उसका नाम है जनरल एसिड बेस कैटालिसिस। ठीक है, हम लोग एसिड किसको कहते हैं? अगर एक सामान्य भाषा में डिफाइन करें तो हम कहते हैं एसिड डोनेट्स प्रोटॉन। बड़ा एकदम सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज समझा रहे हैं, प्रोटॉन जो डोनेट। ठीक है, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पर, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर डिफाइन करते हैं, लेकिन हम एकदम सामान्य तरीके से समझा रहे हैं। देखो ये एक एसिड ग्रुप है, जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, जिसमें साइड चेन है और साइड आर ग्रुप है, और एसिड यहां पर इसका फंक्शनल ग्रुप है। इसका टेंडेंसी है प्रोटॉन लूज करने की। अभी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका टेंडेंसी है प्रोटॉन लूज करने की। तो अगर ये प्रोटॉन अपना रूल लूज करेगा तो यह स्ट्रक्चर कुछ, सॉरी यहाँ ओएच डालना है, हाँ, यह स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखे। अभी एल्डिहाइड था, ठीक है ना, प्लस प्रोटॉन, ये जो है ये हो गया कार्बोक्साइलेट, और दिस वन इज कॉल्ड वीक बेस। एसिड से बन गया बेस। तो ये जो नेचर है, और दिस वन इज प्रोटॉन। इस प्रकार का एक नेचर होता है किसमें? एसिड ग्रुप में। वहीं पर अगर हम लोग बेस की बात करें तो बेस को हम लोग डिफाइन करते हैं टेंडेंसी टू गेन प्रोटॉन। गेन प्रोटॉन, जिसको टेंडेंसी हो प्रोटॉन लेने की। अब से देखो, ये RNA, ठीक है, ये एक अमीनो ग्रुप है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, इसका टेंडेंसी है कि एक प्रोटॉन ले सकते। अगर यह ले ले तो क्या हो जाएगा? RNS3, और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो यहाँ पर लोकेट करेगा। ये हो गया वीक, ये जो हो गया वो हो गया वीक एसिड। तो एक एसिड और बेस का जो बेसिक एक समझने की बात है वह इसी प्रकार से। अब ये हमारे दिमाग में धीरे धीरे बैठ रहा है कैसे एसिड बेस काम करता है। ठीक, अब इससे जब आगे हम बढ़े, उससे पहले एक बार सवाल जवाब। अब क्या है कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं, इसमें एक टर्म आता है वैलेंसी, एक टर्म होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और एक होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये सभी जो टर्म है, ये टर्म एक्चुअली किसी भी कंपाउंड में स्टडी किए जाते हैं। हाँ? जैसे हम कभी लिखते हैं कि ROH, ये अल्कोहल ग्रुप है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 डॉट दिखाते हैं, और ये कहते हैं कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्यों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है भाई? क्या कारण है कि हम इसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? क्योंकि जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है वो वैलेंसी है 2, लेकिन जब ऑक्सीजन का हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके बाहरी ऑर्बिट के स्टेटस में क्या होता है ऑक्सीजन का? आप सब पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर 1s2, 2s2, 2p4, यही होता है। मतलब S ब्लॉक जो है,
एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में जमा, यहां पर भी सेकेंड ऑर्बिट में अपोजिट स्पिन में जमा। लेकिन यहां जो है, यहां 4 है और पी में 3 ब्लॉक्स होते हैं, तो 2 में जमा है और 2 में खाली है। ठीक है, तो जब हम इन सब बातों को स्टडी कर रहे होते हैं, तो ये जो हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स स्पेयर रहते हैं जो कि यूज हो सकते हैं। जो लोन, लोन का मतलब क्या होता है? लोन किसको कौन देता है? मान लो हमें 100 रुपया मेरा इनकम है मेरा, तो क्या मैं किसी को लोन दे सकता हूँ? नहीं दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई एडिशनल अमाउंट नहीं है। लेकिन मेरे पास 150 रुपया हो और मेरे खर्चे अगर 100 रुपीज हैं, तो मैं 50 रुपया लोन दे सकता हूँ। इसी कॉन्सेप्ट में आया लोन पे इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में हम लोग कहते हैं कि नेगेटिवली चार्ज, और न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक सर्टेन ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, जिसे हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं। एनर्जी लेवल, क्योंकि एंजाइम चूंकि एनर्जी को ही डिस्कस करता है, इसलिए हमको बार बार एनर्जी पर ही बातों को लाना पड़ेगा। अब आप एक मैं उदाहरण बता रहा हूं और देखें आपकी कैसे यह एसिड बेस कैटालिसिस को दिखाता है, जनरल एसिड बेस कैटालिसिस। ठीक है। ठीक है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये OH ग्रुप, और OH पर क्या हो गया? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। ये एक अल्कोहल कंपाउंड है, जिसको हम लोग बोले 2 डिग्री अल्कोहल, इसे हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। इसलिए कहते हैं कि जो अल्फा कार्बन है, उस अल्फा कार्बन से 2 कार्बन अलग अलग जुड़ा हुआ है। और एक दूसरा कंपाउंड है जिसको हम लोग कह रहे हैं, देखें, R3 या NH करके R4 कर। अब आप इस कंपाउंड में देखेंगे कैसे ये रिएक्ट करता है। ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये जिससे रिएक्शन करने वाला है, उसके न्यूक्लियस पर जाके अटैक करता है। न्यूक्लियस पर अटैक, जब न्यूक्लियस पर अटैक करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। क्योंकि ये लोन पर इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है, ये हमेशा प्लस चार्ज पर रिएक्ट करने की कोशिश करता है। और जब इस स्टेटस में ये आता है, जैसे ही ये इस पर अटैक किया, इस कार्बन पर, तुरंत इसके बातों और घटनाओं में क्या होना शुरू हो जाता है? अंतर होना शुरू होता है। ये जो एक बॉन्ड है, ये शिफ्ट कर जाएगा, मतलब यहां से वो हट जाता है। अब हटने के बाद क्या होता है, अगर इस रिएक्शन को हम देखें, तो आप सब लोग गौर से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो O है, ये इस कार्बन से जुड़ने वाला है, दूसरे कंपाउंड के कार्बन से, और उसके ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज हो गया, और ये हो गया R3, और इधर जो भी कंपाउंड है वो रहेगा एज यूजुअल। इस प्रकार से यह जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आप क्या गौर कर रहे हैं कि आराम से 2 कंपाउंड जो थे वो जुड़ गए। अब जब ये काम नॉर्मली होता है, इसमें बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बहुत एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है ना, बहुत एक्टिवेशन एनर्जी इसमें चाहिए होता है। लेकिन जब यही प्रोसेस एंजाइम की मदद से हो, जब इसी प्रोसेस में एंजाइम पार्टिसिपेट करे, तो फिर क्या होता है? ये पूरा प्रोसेस कम से कम एनर्जी में होता है। और कम से कम एनर्जी में इसलिए होता है कि ये दोनों जो साइट हैं,
इन दोनों साइड को एंजाइम क्या करता है, एक दूसरे के सामने ला देता है। जैसे सामने लाता है वैसे ही कम एनर्जी में ही ये न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाता है। चलो ठीक है, अभी मैं आपको कुछ ऐसे बताता हूं। जैसे देखिए, यह हाइड्रोजन है और उसके साथ ए लगा हुआ है। ये एक्चुअली प्रोटॉन डोनर होते हैं। क्या होते हैं ये? इसका मतलब क्या होता है? प्रोटॉन डोनर, एच ए का मतलब। ए और बी यहां पर इंटीजर्स है। और ये देखिए, बी में कोलोन दिया हुआ। कोलोन जो है यह बता रहा है प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्यों ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बता रहा है? क्योंकि ये जो है लोन पे इलेक्ट्रॉन को भी डिटोट करता है, ये प्रोटॉन को ले सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। इन सब सिंबल्स का उपयोग कर भी इसमें किया जाता है। थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग की चीज है बाबू। मैं कोशिश करता हूं कि आप थोड़ा सा इसको समझ लें ताकि आपकी बारीकियां और भी विकसित हो। ठीक है, अभी मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था, आप सबको याद होगा। ये स्ट्रक्चर पर मत जाओ, ये तो आसान स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर पर कोई बहुत ये कुछ भी बना सकते हैं तो इसे थोड़ा सा अभी आप देखो, इस ऑक्सीजन के पास क्या है? प्लस चार्ज है। और इस ऑक्सीजन के पास क्या है? माइनस चार्ज है। करेक्ट। ये जो प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये किसको इंडिकेट करता है? माइनस चार्ज का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। करेक्ट। और प्लस प्लस चार्ज का मतलब क्या हो गया? एक प्रोटॉन ज्यादा नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन कम है। इसका मतलब है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो क्या चाहेगा कि हमको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हम स्टेबलाइज हो जाए। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो क्या चाहेगा? हमको एक प्रोटॉन मिल जाए और हम जो है वो आराम से काम कर लें। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब शेयर, मतलब शेयर नहीं, ये क्या बोले, लूज। दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए आप हमेशा क्या देखते होंगे, सोडियम अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्या हो जाएगा? सोडियम प्लस। मैग्नीशियम ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, निकाल देगा तो क्या हो जाएगा? Mg2 प्लस। इसी तरीके से पढ़ते हैं। जबकि वहीं पर जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। दे पिकअप इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। जैसे क्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या हो जाएगा? क्लोराइड। फ्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या हो जाएगा? ये फ्लोराइड। इसमें क्या होता है कि ये अगर देखोगे फ्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर क्या है? 9। इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। तो ये 2 8 करके ये स्टेबल हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको देखना होगा। यहाँ पर 2 7 था, 2 7 की तुलना में 2 8 कंडीशन जो होता है वो स्टेबल होता है। अर्थात कि और फ्लोरीन को ही देखोगे तो 1s2 2s2 2p6, तो ये फ्लोराइड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो सब के सब इसके खाने क्या हुए हैं? भरे हुए हैं। अब ये जो चीज है ना बाबू, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करके बताएं अगर आपको इसके बारे में बेसिक आइडिया नहीं है? ठीक है ना। इसका लेक्चर्स बहुत सारे अवेलेबल है, मैं कोशिश करूंगा कुछ लेक्चर्स आपसे आपको शेयर कराऊं। ठीक है। अब हम ज्यादा बोझ नहीं देते हैं, आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, कोवैलेंट कैटालाइसिस। कोवैलेंट क्या होता है? कोवैलेंट जो होता है उसमें होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनता है। किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ
इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस में ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स हैं जो कि इससे बनता है, जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया। ये सभी बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनते हैं। तो कोवैलेंट कैटालिसिस भी बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, देखो, ए बी, ए माइनस बी, तीर का निशान दिया, ए प्लस बी, ठीक है, और यहां पर हम वाटर दे रहे हैं। देखिएगा कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिस रिएक्शन में कोवैलेंट बॉन्ड का क्या हो रहा है, मतलब ये जो है, हम इसको माइनस क्यों बोले, ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड है, ये है कोवैलेंट बॉन्ड, और पानी के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, दोनों टूटकर सेपरेट हो जा रहा है। जैसे कि देखिए, एक अमाइनो एसिड है, वो दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ा हुआ है, कौन सा बॉन्ड होता है, जल्दी बोलो। पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो है कोवैलेंट बॉन्ड है। जब इस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना होता है, हम वाटर के प्रेजेंस में तोड़ते हैं, और एंजाइम अगर डाल दें तो बल्ले बल्ले हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड्स में टूट जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स अमाइनो एसिड में ये टूट जाता है। और इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट कैटालिसिस। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ा या जोड़ा गया है। ठीक है, अगर हम इसी को स्ट्रक्चर को एक तरीके से देखें, देखिए अभी जो आप देख रहे हैं वो, उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब आप देखिए ये जो है, ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। और हम अगर इसको तोड़ दें, इसको कैसे तोड़ेंगे, जब इसको ऐसे तोड़ देंगे देखो क्या हो जाएगा, तोड़ने पर कैसा दिखेगा, ऐसे तोड़ दें तो यहां पर आ जाएगा OH, और यहां पर आ जाएगा, यहां तो स्थाई पहले, यहां पर आ जाएगा एक H। मतलब हमको इस HOH की व्यवस्था करनी होगी, जो जोड़ते वक्त हमको वाटर निकालना था वही हमको यहाँ डालना है। और इसके लिए बहुत जरूरी है हम इसको क्या प्रोवाइड करें, वाटर, क्योंकि उसी वाटर से ये HOH मिलेगा। तो इस तरह का जो भी पाथवे होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कोवैलेंट कैटालिसिस। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड का पर कैटालिसिस का प्रयोग होता है। ठीक है, और ये जितने भी रिएक्शंस होते हैं ये सब भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक को कंडक्ट करते हैं। अब आपको जैसे कि अगर हम एक नॉर्मल कुछ फॉर्मेट में काम करें, एक टेबल देते हैं, जैसे देखो ग्लूटामेट, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, ये सभी क्या है, ये सभी वैसे अमाइनो एसिड्स हैं जो 2 स्टेट में हमको सेल के अंदर मिल सकते। पहला व्हेन एसिडिक पीएच, जब पीएच एसिडिक हो, और दूसरा व्हेन पीएच इज न्यूट्रल। ठीक है, और तीसरा भी होता है जब इसमें, अब देखो अगर ऐसे है तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्लूटामेट का कार्बन हो गया और ये हो गया इसका एसिड, ऐसे एसिड। और जब पीएच न्यूट्रल होगा तो उसमें से प्रोटॉन निकल जाएगा और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, इसी फॉर्मेट में दोनों काम करता है। तो ये प्रोटॉन लेन देन से इसका रिलेशनशिप, अर्थात ये बहुत प्रिफर करता है हम एक प्रोटॉन ले लें या एक प्रोटॉन दे दें और हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को, पहला वाला स्ट्रक्चर उसको हम लोग बोलते हैं जनरल ग्रुप। ये एक जनरल एसिड ग्रुप।
ठीक है। और ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरल बेस ग्रुप, या ग्रुप से भी बढ़िया होगा फॉर्म। ये जो है यह जनरल बेस फॉर्म। तो यही घटनाएं जो होती हैं, प्रोटॉन लेना प्रोटॉन देना, इन्हीं सब का एंजाइम के अंदर में यूज होता है। एक टेबल मैंने दिया है आपको स्टडी मटेरियल में, अगर आप देखेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। तीसरा जो ग्रुप है, थर्ड, वो होता है मेटल आयन कैटालिसिस। मेटल आयन कैटालिसिस जो होता है वो 1/3 ऑफ द ऑल रिएक्शन होता है। 1/3 ऑफ ऑल एंजाइम जो है वो मेटल एंजाइम कैटालिसिस। इसमें क्या है, सिंपल, इनका बेसिक काम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हम आपको बता भी चुके हैं इसके बारे में, और एक बार फिर बता रहे हैं। होता क्या है, जैसे कोई सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट, ओके, और इस सबस्ट्रेट पर माइनस चार्ज है। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। जब ये रिएक्शन में इंटर करता है, ये चार्ज जो है वो रिएक्शन को होने में रोकता है। तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम अपने साथ एक मेटल को जोड़ लेता है। एंजाइम अपने साथ एक मेटल को जोड़ता है, जैसे कि मैग्नीशियम आयन। अब इसको जोड़ लिया अपने साथ। अब ये जो चार्ज है ये क्या करता है, इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, और न्यूट्रलाइज जैसे ही हो जाएगा तो रिएक्शन होता है। इसका कई एग्जाम्पल मैंने आपसे साझा किया है पहले भी, जैसे कि ग्लूकोज प्लस एटीपी। एटीपी पर क्या है, 4 माइनस आयन है। जब ये रिएक्शन कर रहा है, एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। अब इस हेक्सोकाइनेज के लिए चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो है, ये बहुत मुसीबत का चीज है ना। ये एकदम परेशान है, बोलता है कि बाबा ये तो 4 माइनस चार्ज है, कैसे इस रिएक्शन को कंडक्ट करेंगे। तो वो इसको मैनेज करने के लिए अपने साथ किसको जोड़ता है, मैग्नीशियम आयन। और ये मैग्नीशियम आयन क्या करता है, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, और जिसका रिजल्ट होता है ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फेट आता है, और फिर एडीपी आता है, और एडीपी पर भी 3 माइनस चार्ज होता है। तो जैसे रिएक्शन होता है, रिएक्शन के दरमियान में ये प्लस मेटल आयन आता है, और जैसे रिएक्शन खत्म हुआ, एंजाइम बाहर निकलने वाला है, यह मेटल आयन भी बाहर निकल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मेटल आयन कैटालिसिस।